बहुत तेजी में मतलब इसका सम अप कर देता हूँ। देखो, ये आपकी यूआरएल है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आई होप आपको पता है, अब पता चल गया होगा ये क्या होता है। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। जो ये वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं ये स्कीमिंग। ठीक है जी। और ये आपका प्रोटोकॉल है, सेट ऑफ रूल्स है कि कैसे डाटा ट्रेवल करेंगी। ब्लॉग यहाँ देख सकते हो। डोमेन होता है ये आपका, ठीक है। इसमें आप कई पार्ट हो जाते हैं। सब डोमेन हो गया, सेकेंड लेवल डोमेन, टॉप लेवल डोमेन। तो जो आपका ये होता है ना, सब डोमेन। सब डोमेन होता है आपका, जैसे कोई रूम है, उस रूम में कोई हाउस, आई एम से घर है, उसका जो पर्टिकुलर हाउस है वो हो गया उसका सब डोमेन। जैसे हब स्पॉट जो है वो आपका एक घर है, ठीक है जी। और घर में एक रूम है जिसका नाम है ब्लॉग, वहाँ ब्लॉग से जुड़ी सारी चीजें, तो वो आपका हो जाता है सब डोमेन। सेकेंड लेवल डोमेन क्या होता है? तो भाई सेकेंड लेवल डोमेन होता है एक्चुअल वेबसाइट का नाम। हब स्पॉट है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, गूगल है, लिटरली कुछ भी, ठीक है। टॉप लेवल डोमेन क्या होता है? तो टॉप लेवल आपका ये डोमेन हो गया, बता ही रखा है मैंने, ठीक है। ये डिपेंड करता है, जैसे डॉट कॉम हो गया, एजुकेशन के लिए डॉट ईडीयू हो जाता है, ये टाइप उसकी बताता है। ये आपका पोर्ट होता है, ये एंड पॉइंट कनेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि जब आपने रिक्वेस्ट करा तो रिस्पॉन्स आएगा, तो एट लास्ट उसको किस डिवाइस तक पहुंचाना है, ठीक है जी। और अगर आपने लोकल होस्ट यूज करा होगा तो 8080 होता है, 8000 होता है, 5000, कुछ भी। ये आपका होता है ये सब डायरेक्टरी। अच्छा ठीक है। ये ब्लॉग, हबस्पॉट नाम की वेबसाइट है, उसमें ब्लॉग नाम का एक रूम है। उस रूम में मार्केटिंग नाम की जो चीज होगी आपको वो चाहिए। ये डायरेक्टरी हो गया कि किस फाइल में है वो चीज। पार्ट्स यूआरएल, ये पाथ हो गया कि वहां तक आप कैसे जाओगे। और ये जो होता है ना, ये क्वेश्चन मार्क, ये क्वेरी हो जाता है। इसके बाद जो भी लिखते हो वो क्वेरी होती है। आपको क्या चाहिए था? आपको हबस्पॉट नाम की वेबसाइट में जो ब्लॉग था, कौन सा ब्लॉग चाहिए? मार्केटिंग का ब्लॉग चाहिए। और डॉक्यूमेंट की आईडी जो होगी ना उस ब्लॉग की, वो 520 होगी। और ये कोई क्वेरी दे रखी है, वो इंग्लिश होनी चाहिए। और ये फ्रेगमेंट मैंने बता ही दिया क्या होता है। ये जनरली हेडर फुटर पे यूज होता है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, कोई भी वेबसाइट आपने देखी होगी, आपने कोई लिंक पे क्लिक करा, बिना स्क्रॉल करे वो खुद स्क्रॉल करके आपको उसी पार्ट पे ले आता है। तो वो इसी फ्रेगमेंट के कारण होता है। तो बहुत सीधी सी चीज थी, बहुत सिंपल चीज थी जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा। वही सारी की सारी चीजें मैंने यहाँ भी लिख रखी है। देखो क्वेरी है कुछ ऐसा, तो आप ये सब देख लेना। बहुत जो भी मैंने बताया ना वही सब है। ऑल राइट। तो वीक टू का जो सबसे पहला लेक्चर है वो बोल रहा है आपका इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटिंग इन अ मशीन। टॉपिक है ये कि इंफॉर्मेशन को आप मशीन में कैसे रिप्रेजेंट करते हो। कोई तो तरीका होगा रिप्रेजेंट करने का। आपको सब कुछ दिख रहा है आज स्क्रीन में, वेबसाइट पे जाते हो कैसे हो रहा है सब। तो इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? तो सबसे पहले हम जानेंगे मार्कअप के बारे में। मार्कअप है क्या? तो देखो, मार्कअप जो है ना उसका यूज किया जाता है कंट्रोल करने के लिए कि कंटेंट जो डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे वो कैसे डिस्प्ले हो। इस मार्कअप का यही यूज है कि कंट्रोल किया जाता है इसे कि कैसे कंटेंट जो है आपका वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो। ये मतलब बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है यूआई में, यूजर इंटरफेस में, ठीक है। जैसे आपकी HTML5 हो गई, CSS हो गई, ये सब की टेक्नोलॉजी है वेब रिप्रेजेंटेशन की। ऑल राइट। उसके बाद अब बारी आई आईओपीएस इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड। ठीक है, कंप्यूटर में आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो रॉ डाटा वर्सेस सेमेंटिक्स। रॉ डाटा जो आपके हो गए वो जनरली टेक्स्ट। सेमेंटिक्स आपके क्या होते हैं? जैसे मैं बोल सकता हूँ हेडर टैग होता है HTML में, फुटर टैग होता है, ठीक है। ये सब सेमेंटिक्स है। हेडिंग हो गया। तो जब आप वेबसाइट डेवलप करते हो, आपके पास कोई वेबसाइट है, तो आप जब उस वेबसाइट पे जाते हो ना तो देखते होंगे कि जो हेडर होता है वो कुछ ऐसे हाईलाइटेड फॉर्म में रहता है, थोड़ा बड़ा रहता है। तो वेबसाइट उसी से पता करती है कि किसको ज्यादा प्रेफरेंस देना है। सपोज कर लो आपने H1 की एक टैग यूज करी जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होती है सिमेंटिक के तौर पे। आपने इस टैग का यूज करा, और जब आपने इसका यूज करा तो इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। कि जब वेबसाइट मतलब जो आपका गूगल है इंजन, वो रैंक करेगा ना SEO के रिगार्डिंग आपके वेबसाइट का, तो वो देखेगा H1 में क्या लिखा है। ऐसा नहीं कि जो मेन कंटेंट था उसे आपने S3 में लिख दिया और जो सब पार्ट्स थे उसको आपने H1 में लिखा। लॉजिकल स्ट्रक्चर और स्टाइलिंग के बीच डिफरेंस। ऑल राइट। HTML5 CSS, तो यही सब मार्कअप है आपका कंट्रोल करना कि कैसे डिस्प्ले हो रहा है, क्या हो रहा है। मतलब मार्कअप का यूज करा जाता है इन सब में। इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन की बात आई, तो कंप्यूटर आप जो भी देखते हो, कंप्यूटर्स जो भी रिप्रेजेंट करती है वो बाइनरी डिजिट का यूज करके करती है, बिट्स का, जीरो
एंड वन। बाइनरी मतलब होता है दो, बाइनरी BINARY, बाइनरी। जीरो और वन का मतलब यूज करके वो रिप्रेजेंट करती है, स्टोर करती है प्रोसेस और इंफॉर्मेशन को। ठीक है, मतलब मेनली ये स्टोर करती है प्रोसेस और इंफॉर्मेशन को। तो बात सीधी सी है कि बीट्स जो है ना वो डिपेंड करता है इंटरप्रिटेशन पे, कॉन्टेक्स्ट पे। आई होप अगर आपको नहीं पता इंटरप्रिटेशन तो जस्ट लेट इट बी फॉर नाउ। आगे आने वाले जो भी वीक्स है उसमें मैं बहुत मतलब एक्सप्लेन कर दूंगा इंटरप्रिटेशन वगैरह क्या। अब बारी आई नंबर को कैसे आप रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो ये तो आपने बाइनरी में सिक्स को रिप्रेजेंट कर दिया, -6 को आपने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो तीन तरीके हैं, आस्की कोड के द्वारा, यूनिकोड के द्वारा और UTF-8 आपका। और आस्की कोड अब क्या है, यूनि तो आस्की कोड का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ये स्टार्टिंग में 7 बिट एनकोडिंग सिस्टम था। और इसमें क्या होता है कि इसमें आपके लोअर केस जो हो गए, जो अपर केस हो गए, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड होते हैं। डिजिट 0 से 9 तक आ जाता है इसमें। मतलब आस्की कोड से आप अपर एंड लोअर केस के जो लेटर होते हैं ना उन सबको दिखा सकते हो, डिजिट आप दिखा सकते हो। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 9 तक। ऑल राइट, इसके बाद कोई स्पेशल कैरेक्टर है लाइक हैशटैग है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, कोई डॉलर सिंबल है, कुछ ऐसा ये। और कंट्रोल कैरेक्टर जैसे कि आपके स्पेस जो आपके कीबोर्ड में होते हैं, एंटर होती हैं, ये सब। आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। देखो, होता क्या है कि जब आप क्लिक करते हो ना अपने वेबसाइट में कि आपको दिखता उसको 65 पड़ता है, आपने एक क्लिक करा वो 65 पड़ेगा। एट द रेट का क्या होता है, हैक्स 64 हो, मतलब डेसिमल कोड हो जाता है आपका क्या, 64 हो जाता है। उसी तरह से स्मॉल ए का 97, ABCDEFG जेड तक ये आपका है। ठीक है, 122 ये आपका हो जाता है, डिलीट का ये हो गया, और इक्वल टू का ये हो गया। तो कुछ ऐसा यहाँ पे पूरा काम चल रहा होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा आस्की कोड क्या होता है जनरली। ठीक है, तो आस्की को जो है ना अर्ली जब मतलब ये लॉन्च हुआ था तो ये सिर्फ 7 बिट्स का था, सिर्फ 7 बिट्स का। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आपने इसको एक्सटेंड करके 8 बिट्स तक कर दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही होंगी ये सारी की सारी चीजें। फिर आपने इसको करा एक्सटेंड 7 बिट्स से 8 बिट्स तक एक्सटेंड कर दिया। आई नो अब आप कंफ्यूज होंगे कि अब ये बिट्स क्या है, कंप्यूटर तो बिट्स के साथ वर्क करता है। ऑल राइट, मैं सब एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी मैं बस इंट्रो दे रहा हूँ। अभी यूनिकोड क्या है, तो यूनिकोड जो है ना वो आपका है यूनिवर्सल स्टैंडर्ड। ठीक है, देखो आस्की जो था वो, ये आस्की टेबल जो है आपके आस्की कोड, ये इनसफिशियंट थी ग्लोबल लैंग्वेजेस के लिए। ये जनरली ABCD स्पेशल कैरेक्टर तक तो ठीक है। अब बारी आई आपकी हिंदी में, चाइनीज में, जापानीज में, इन सारे लैंग्वेजेस को कैसे समझोगे, कैसे क्या करोगे। तो इसको डेवलप किया गया था एज ए यूनिवर्सल कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम। एनकोडिंग में बोलूं तो समझ जाना कि बात यही है कि आप यहाँ कुछ भी टाइप करते हो, कंप्यूटर उसको नंबर फॉर्मेट में समझता है। तो जो प्रोसेस होगा ना, आपने जो भी लिखा है उस और जो कंप्यूटर समझेगा उसके बीच को आप एनकोडिंग बोल सकते हो। आपने ए लिखा है कैपिटल है, कंप्यूटर उसको 65 देखेगा। ठीक है जी, आपने डिलीट क्लिक किया तो वो 127 देखेगा कि अच्छा 127 हुआ, इस पे ये प्रोसेस होता है, मुझे करना है। यूनिकोड आस्की का ये सीन था, यूनिकोड का भी कुछ यही सीन है। ये यूनिवर्सल हर एक लैंग्वेजेस के लिए बनाई गई थी। ये थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर सपोर्ट करती है अलग अलग लैंग्वेजेस से। नोट, ये तो सिर्फ इंग्लिश का सीन है। मैंने बोला, जैसा कि मैंने बोला, कई सारे लैंग्वेजेस से ये आपकी सपोर्ट करती है। ठीक है, और UTF-8 जैसे एक और इसका मैं बोल सकता हूँ टाइप हो गया। तो फिर अब हम आगे देखते हैं। ये तो हो गया इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंफॉर्मेशन आप कैसे चेंज कैसे करते हो। तो जो आप इंफॉर्मेशन को चेंज करते हो ना वो जनरली क्या होता है आपका, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। यूनिकोड तो मैंने करा दिया है। ठीक है, आस्की के लिमिटेशन भी बता दिए। ऑल राइट, ऑल राइट, एक चीज और, जो आपका ये यूनिकोड होता है वो अप्रोक्स सपोर्ट करता है 143 कुछ इतने, मतलब 100,000 10,000 लाख 1,43,000 कैरेक्टर्स को ये डिकोड कर सकता है। और ये तो बस वही जो आपका लिखा है अप्रोक्स 127 को। तो आई होप आपको यूनिकोड समझ में आ गया हो। बहुत सीधी सी बात है। और यूनिकोड जो आपका होता है वो वेरिएबल लेंथ एनकोडिंग करता है। UTF-8 आपका एक हो गया, एक वेरिएबल लेंथ हो सकता है एनकोडिंग जब वो करेगा तो। UTF-16 एक हो सकता है, UTF-32, तो कुछ ऐसा। ठीक है जी, बहुत सीधी सी बात है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सब काम कैसे हो रहा है।
ऊपर भी मैं अगर दिखा पाऊँ आपके जो नंबर रिप्रेजेंट, यही है ना, हाँ, जो नंबर 6 को आप इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये सब कैसे क्या होता है, ये सब मतलब क्वेश्चन अगर आप बोलोगे इस वीक से क्या आता है, तो ये यही आता है कि आप नंबर को या कैरेक्टर को बिट्स में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, हेक्स कोड में कन्वर्ट कर दो। तो वो सब तो हम करेंगे ही, वो सब हम देख लेंगे। ऑल राइट, ऑल राइट, तो ये सब हो गया हम सबका। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंटरप्रिटेशन व्हाट इज, अब देखो, अब आपके कंप्यूटर ने ये पढ़ा 010001, अब ये है क्या, आपको तो समझ नहीं आ रहा, बट आपके कंप्यूटर को पता है कि ये एक्चुअली है क्या। तो ये आपका कोड है, जिसको कि जनरली लिखा गया है वही बिट्स फॉर्मेट में लिखा गया है। इट्स ए स्ट्रिंग ऑफ बिट्स, नंबर विद द वैल्यू ऑफ 60। आपने मार्कअप ऊपर देखा, मार्कअप क्या था। अब इन उन्हीं सबको हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मार्कअप क्या है, तो मार्कअप जैसा कि मैंने बताया था, मार्कअप एक तरीका है, कोई इंफॉर्मेशन, ठीक है, ऐड करने का, कोई रॉ कंटेंट है उसमें कोई इंफॉर्मेशन मतलब ऐड करने का, डिफाइन करने का कि कैसे वो डिस्प्ले हो, जो स्ट्रक्चर आप दिखा रहे हो ना वो डिस्प्ले हो कैसे। वो इंफॉर्मेशन हो सकती है आपके किसी कोड फॉर्मेट में हो, टैग में हो जैसा कि आप कोड करते हो, तो किसी सिंबल में हो, मतलब उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट कहने का मतलब जिसमें आप कोड वगैरह कर रहे हो, उसमें हो सकता है वो टैग के फॉर्मेट में हो, कोड के फॉर्मेट में हो, सिंबल के फॉर्मेट में हो। और इससे क्या होता है मार्कअप से, कि उसकी जो रीडेबिलिटी होती है जब आप उसको रिप्रेजेंट करते हो, तो इसका काम ही यही है कि रीडेबिलिटी और रिप्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग देखना, चाहे आप इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हो, और वो कैसे करेगा, तो उसके पास क्या क्या है, टैग्स है, कोड्स है, सिंबल्स है, ये सब है। बहुत मतलब ये बहुत पहले से यूज हो रहा है, सेंचुरी से यूज हो रहा है, कंप्यूटर से भी पहले से यूज हो रहा है। अब आप बोलोगे कंप्यूटर से भी पहले से कैसे यूज हो रहा है, तो भाई ये एक तरीका है स्ट्रक्चर को और टेक्स्ट को इनहेंस करने का। अगर मैं एग्जांपल बोलूं तो देखो, कैपिटल लेटर आपका है, ठीक है, उसको आप कब लिखते हो, सेंटेंस में जब आप लिखते हो इंग्लिश में, तो उसको आप पहले में लिखते हो, जो सबसे पहला वर्ड होता है उसको आप कैपिटल लिखते हो, ठीक है। पंचुएशन मार्क लिखते हो, लाइक क्वेश्चन मार्क्स आपका हो गया, पीरियड्स हो गए, स्ट्रक्चर जो टेक्स्ट की होती है आप टेक्स्ट को लिखते हो बोल्ड, इटैलिक्स। तो यहाँ भी तो वही हो रहा था ना, मार्कअप से रिलेटेड ही चीज हो रही थी कि आपको अच्छा लिखना है तो आपने लिखा सबसे कैपिटल पहले, बोल्ड में लिखना है, मतलब जो भी फॉन्ट्स वगैरह होते हैं। ऑल राइट, आई होप आपको मतलब ये वही है कि आपका जो मार्कअप है वो इवॉल्व करता है स्ट्रक्चर जो डॉक्यूमेंट्स के होते हैं उसको डिफाइन करना, उसको रिप्रेजेंट करने के रिगार्डिंग, कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सीधी सी बात है। अब बारी आई टाइप्स ऑफ मार्कअप। तो 1987 में ना एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया था एसीएम के द्वारा। एसीएम के द्वारा, ये एसीएम मतलब एसोसिएशन फॉर कंप्यूटर मशीनरी आप बोल सकते हो। इसमें क्या था कि जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मार्कअप होते हैं वो डिस्कस करा गया था। अगर सबसे पहले की मैं बात करूं तो वो आपका होता है प्रेजेंटेशनल मार्कअप, देखो यहाँ लिख रखा है ना, प्रेजेंटेशनल मार्कअप ये होता है आपका। ये फोकस करता है कि डॉक्यूमेंट दिखना कैसा चाहिए, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, जो आप देखते हो वही पाते हो, इन शॉर्ट कि आपका डॉक्यूमेंट दिखना कैसा चाहिए, ये उस चीज के ऊपर फोकस करता है। ये वर्ड प्रोसेसर जैसे कि आपका हो गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो जाता है, गूगल डॉक्स हो जाता है, उन सब में बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है, बहुत विगोरसली। फॉर्मेटिंग स्टाइल जैसे बोल्ड, इटैलिक, फॉन्ट साइज जो भी हो गए, उन सब से रिलेटेड जो भी डीलिंग होती है वो यही देखता है। बस इसकी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि जो आपकी वर्ड डॉक्यूमेंट होती है, वो सपोज करो एक टाइटल है, उसको बोल्ड में स्टोर कर रही है जो कि फॉन्ट से भी बड़ा है, ठीक है।
लेकिन सिस्टम उसको समझेगा कैसे कि यही टाइटल है? वो तो बस ऐसे देखेगा कि अच्छा ये टेक्स्ट है जिसको दिखाना है किसी तरीके से। आपकी जो हेडिंग होती है, ये सपोज कर लो हेडिंग है, आपका कुछ ऐसा दिख रहा है। वेबसाइट पे अभी तो ये डॉक्यूमेंट है जनरली, वेबसाइट पे भी यही होता है, जो वेबसाइट पे आप देखते हो वो भी डॉक्यूमेंट ही होती है, वो कोड के द्वारा आप वहाँ शो कर रहे हो। तो टाइप्स ऑफ मार्कअप है। तो टाइप्स ऑफ मार्कअप में सबसे पहले प्रेजेंटेशनल, आई होप मैंने बता ही दिया, ये फोकस करता है डॉक्यूमेंट कैसा दिखना चाहिए। इसकी लिमिटेशन यही है कि आप दिखा दोगे, बोल्ड में दिखा दो, जैसा भी दिखा दो, आप इटैलिक में दिखा दो, बट पॉइंट इज कि कंप्यूटर कैसे रिकॉग्नाइज करेगा कि भाई ये H1 है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ये आपकी क्या है, पैराग्राफ है। ठीक है। और अगर ये आपकी पैराग्राफ है, ठीक है, अगर ये आपकी पैराग्राफ है तो उसको कम वैल्यू दो सर्च इंजन में, क्योंकि जब आप सपोज करो आप गूगल पे गए, आपने सर्च किया टाइप्स ऑफ मार्कअप, हेडिंग आपने सर्च करा है, तो अगर तो इसको एच दे रखा है, हेडिंग कोई वेबसाइट है जिसमें हेडिंग के तौर पे ये है, तो आपकी गूगल की जो सर्च इंजन है ना, वो इसको सबसे पहले रैंक करेगी। ठीक है। अगर ऐसा नहीं दे रखा है आपने, इसको आपने पी दे दिया, पैराग्राफ दे दिया, इसको आपने हेडिंग दे दिया, तो अब इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई। अब कभी कोई प्रेजेंटेशनल सर्च करेगा तो ही आएगा। तो प्रेजेंटेशनल में यही इशू था कि आपका कंप्यूटर कैसे रिकॉग्नाइज करे उसको। तो इन्हीं लिमिटेशन से डील करते हुए हम कहाँ पहुंचे, हम पहुंचे प्रोसीड्यूरल मार्कअप पे। ये क्या करता है, ये आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देता है कि आपके जो फॉर्मेट है, मतलब जो कंटेंट है उसको कैसे फॉर्मेट करोगे, कैसे आप हेडिंग आपका कहाँ होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग। ठीक है। और जो पैराग्राफ है वो कहाँ होना चाहिए, जो सब पैराग्राफ है वो मतलब स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है ये, दैट्स इट प्रोसीड्यूरल आपका। डिटेल ऑन हाउ टू डिस्प्ले समथिंग, देखो यहाँ पे आप चेंज द फॉन्ट टू लार्ज, बोल्ड टू स्कीप, ठीक है, लाइन इंसिडेंस 4 कॉलम। कहने का मतलब है कि ये सेट ऑफ कमांड है जो कि सिस्टम को बोलता है कि हर एक एलिमेंट को कैसे डिस्प्ले करना है। ठीक है। ऑफन जो जनरली ये यूज किया गया था अर्ली टेक्स्ट प्रोसेडिंग सिस्टम में, कि जब आप टेक्स्ट को प्रोसीड कर रहे थे, सपोज कर लो फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ एक डॉक्यूमेंट है, उसमें कई सारे इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि इंस्ट्रक्शन है जब आप गूगल फॉन्ट खोलते हो, सपोज कर लो उसमें गूगल डॉक्स खोलते हो, उसमें इंस्ट्रक्शन है कि जो भी यहाँ लिखा जाएगा ना, इनिशियली कुछ तो होता ही है कि जो भी आपके टेक्स्ट होंगे वो आप एरियल में दिखा देना, इटैलिक में दिखा देना। ठीक है। और उसकी साइज 20 रखना, आप उसको बाद में चेंज कर देते हो, बट एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन उसको दिया गया, टेक्स्ट सेंटर में होना चाहिए। आप नेक्स्ट कुछ लिखो तो 2 लाइन ब्लैंक रहना चाहिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बट इशू क्या है ना, दिस इज वही टाइटल दे रखा है, टाइटल हेडिंग पैराग्राफ, बट इशू क्या इसमें आ गया, इशू आ गया लिमिटेशन जिसको आप बोल सकते हो। लिमिटेशन आ गया कि सिस्टम चाहिए जो कि एग्जैक्ट इसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती हो। कि आपने बोला टाइटल का मतलब ये है, हेडिंग का, तो वो सिस्टम समझे अच्छा टाइटल मतलब ऐसे करना है, हेडिंग मतलब ऐसे करना है, तो वो समझे। ये इसने क्या करा कि ये फॉर्मेटिंग पे फोकस करने लगा मीनिंग के बजाय, क्योंकि अब आपका सिस्टम है, उसको मीनिंग समझना है ना कि टाइटल क्या है, टाइटल को ज्यादा प्रायोरिटी देना है। यहाँ पे फॉर्मेटिंग करने लगा कि अच्छा ये टाइटल है तो टाइटल टॉप पे रहना चाहिए, हेडिंग है तो हेडिंग टाइटल के नीचे रहना चाहिए, पैराग्राफ उसके नीचे रहना चाहिए। तो ये जो आपका प्रोसीड्यूरल वाला था, ये जनरली फॉर्मेटिंग से डील कर रहा था। ठीक है। और ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं था, अगर आप जो आपकी न्यूअर मार्कअप सिस्टम आ रहे थे उसके रिगार्डिंग, तो वही सारी की सारी चीजें, अगर आपको लेटेक्स के बारे में पता हो तो गुड, नहीं तो फिर देखते हैं। वही है, मीनिंग पे अब फोकस करना था। उसके बाद अब थर्ड में आपका क्या आ गया, ऑफेन लीड डिस्ट्रेट सिमेंटिक मार्कअप हो गया ये आपका। फिर उसके बाद क्या हो गया जनरली, इसके बाद एक चीज यहाँ पे शायद मतलब दिया नहीं गया है। इसके बाद प्रोसीड्यूरल के बाद आता है आपका क्या, मार्कअप। ठीक है, प्रोसीड्यूरल तो करा दिया मैंने। अच्छा डिस्क्रिप्टिव, हाँ जी। तो इसके बाद आपका क्या आता है, डिस्क्रिप्टिव आता है, डिस्क्रिप्टिव मार्कअप। ये किसके ऊपर फोकस कर रहा था, तो भाई ये आपका फोकस कर रहा था कि जो कंटेंट स्ट्रक्चर है और मीनिंग है वो क्या हो, रेदर देन अपीयरेंसेस कि कैसा दिख रहा है। आपका प्रोसीड्यूरल फॉर्मेटिंग पे फोकस कर रहा था, हाउ टू डिस्प्ले कैसे दिखाना है। ये फोकस कर रहा है मीनिंग पे कि टाइटल का मतलब क्या, हेडिंग का मतलब क्या, पैराग्राफ का मतलब क्या, मतलब क्या है इन सब का, ये उसके ऊपर फोकस कर रहा है। सीधी सी बात है। तो कई सारी मार्कअप लैंग्वेजेस हैं जिसका आप यूज करते हो, जैसे लेटेक्स हो गया, ये भी एक मार्कअप लैंग्वेज है। HTML हो गया, ये भी एक मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है।
और एलिमेंट जो आपके होते हैं ना वो जनरली अपने रोल के बेस पे टैग्स होते हैं। जैसे अभी कोई हेडिंग है तो आपने उसे H1 दिया, उससे कोई कम आई मीन से वैल्यू की हेडिंग है तो आप उसे H2 दोगे। टाइटल है तो टाइटल दोगे आप। पैराग्राफ है तो मतलब ये अपने रोल के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट में मतलब जो इसका वर्क होता है वो देख रहा है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग नहीं कि वो दिखना कैसा चाहिए। मीनिंग यहाँ इंपॉर्टेंट था कि आपका सिस्टम मीनिंग समझ सके। इसका एडवांटेजेस क्या है? तो ये जो कंटेंट होता है ना उसको प्रेजेंटेशन से सेपरेट रखता है, डॉक्यूमेंट को ज्यादा एडेप्टेबल बनाता है डिफरेंट यूसेजेस के लिए, कि आप उसको अलग अलग यूज कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, अगर आप टाइटल के बीच में कोई टेक्स्ट दोगे तो वो डिफरेंट दिखेगा। H1 के अंदर दोगे तो वो डिफरेंट दिखेगा, P के अंदर दोगे तो बिल्कुल छोटा छोटा दिखेगा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ मतलब मैं बोल सकता हूँ कि कोई भी आपको बोल्ड करना हो, लार्ज करना हो, डिस्क्रिप्टिव सिस्टम को देखो। अगर आप देखोगे, ये सपोज कर लो आपका H1 है, जनरली जो आपका H1 होता है वो कुछ ऐसा ही बोल्ड में लिखा जाता है। ये आपका पैराग्राफ होगा मोर और लेस। तो जनरली जो पैराग्राफ होता है वो कुछ ऐसे ही लिखा जाता है। तो ये कहने के बजाय कि आप इसको बोल्ड कर दो, H1 को इटैलिक कर दो, वो उसने पहले ही बोल दिया कि H1 ऐसा दिखेगा, मतलब इसका ये कि अगर H1 बोला तो वो ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो जो ब्राउजर और सिस्टम थी वो डिस्प्ले मतलब डिसाइड करा गया कि डिस्प्ले कैसे करना है हेडिंग वगैरह को, पैराग्राफ वगैरह को। अगर आपने डॉक्यूमेंट को किसी और सपोज करो आपने HTML से PDF फॉर्मेट में उसे चेंज कर दिया, तो जो उसकी मीनिंग थी वो इंटैक्ट रहेंगी। मतलब अगर जो आपकी वेबसाइट है उसमें जो हेडिंग है ना, ठीक है, और आपने उसे PDF में करा तो वहां भी वो हेडिंग ही रहने वाली है, कोई चेंज नहीं आना उसमें। तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव से रिलेटेड था। ठीक है जी। अब बारी आई सिमेंटिक मार्कअप की। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डिस्क्रिप्टिव मार्कअप इतना जरूरी क्यों था। क्योंकि देखो, जो आपका डिस्क्रिप्टिव मार्कअप था वो क्या करता था, अलाउ करता था डॉक्यूमेंट की सर्चिंग और इंडेक्सिंग के लिए। जैसा कि मैंने बोला, आपने H1 के अंदर लिखा है, सपोज कर लो बेस्ट नॉवेल्स लिस्ट आपने लिख रखा है H1 के अंदर। H2 के अंदर आपने कुछ और लिखा है, पैराग्राफ के अंदर आई मीन से इन्हीं सब का डिटेल लिख रखा है आपने। तो अब क्या हुआ कि जब वेबसाइट आपकी सर्च करेंगी, कोई सर्च करेगा बेस्ट नॉवेल की लिस्ट दिखा दे भाई, तो वो H1 को देखेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा वैल्यू सर्चिंग में इसी की है कि बेस्ट नॉवेल की लिस्ट आपको देनी है। ठीक है, ये आपकी इजी डॉक्यूमेंट सर्चिंग और इंडेक्सिंग के लिए अलाउ करता है। और ये जितने भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म डिवाइसेस हैं उसके ऊपर काम करता है। तो ये सब इसके एडवांटेजेस हो गए। और आज की जो आपकी एप्लीकेशन है, जैसे कि मैंने बताया लेटेक्स हो गया, आपकी HTML हो गई, XML हो जाती है। तो XML भी, XML का फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो मतलब इन सब का जनरली यूज होता है यहाँ पे। इसके बाद सिमेंटिक मार्कअप्स। सिमेंटिक मार्कअप्स देखो, कंटेंट वर्सेस प्रेजेंटेशन हो गया। सिमेंटिक का क्या मतलब था, मीनिंग ऑफ टेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चर और लॉजिक ऑफ डॉक्यूमेंट। सिमेंटिक मार्कअप वही हो गया कि हेडिंग से क्या कन्वे होगा। अगर आप फूटर लिख रहे हो तो फूटर का क्या मतलब होता है, ये सर्च इंजन समझ जाता है कि जो चीजें हेडिंग में लिखी है वो ज्यादा जो फूटर में लिखी है वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जब भी आप कुछ सर्च करते हो तो आपको हेडिंग के रिगार्डिंग सारी चीजें दिखाई जाती हैं। पहले हेडिंग को प्रेफरेंस दिया जाता है, फूटर का उतना कुछ होता नहीं उसमें। तो फिर यही थी आपकी सिमेंटिक मार्कअप्स। और भी होती हैं, तो आपकी जैसे हेडर हो गया, फुटर हो गया, और मतलब बहुत सी एग्जांपल्स तो भरी पड़ी हैं। स्ट्रक्चर और लॉजिक ऑफ द जो आपकी डॉक्यूमेंट होती है वो, मीनिंग जो टेक्स्ट की हो गई वो। सेमेंटिक्स तो मैंने बता ही दिया। वो क्या है, सेमेंटिक जो होता है HTML में, वो प्रैक्टिस है HTML एलिमेंट को यूज करने का, स्ट्रक्चर करने का, कंटेंट को उसके मीनिंग के रिगार्डिंग दिखाना रेदर देन अपीयरेंसेस। H1 की मीनिंग क्या है, अपीयरेंसेस छोड़ो कि आप आपने इसमें हो सकता था CSS का यूज करके आप भी इसको बोल्ड कर देते, या फिर इसको, ये तो बोल्ड होता है कि ये आपका पैराग्राफ है, पैराग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, इस मतलब ये इतना छोटा। तो आप इसमें CSS का यूज करके आप इसको बोल्ड कर सकते थे, फॉन्ट वेट बोल्ड कर देते। बट जो आपका सिस्टम होगा उसको फर्क नहीं पड़ेगा ये बोल्ड हो जाए कुछ हो जाए, उसके लिए ये पैराग्राफ ही है। तो सिमेंटिक जो होता है HTML में, जैसा कि मैंने बताया, इसका यूज किया जाता है मतलब HTML एलिमेंट को स्ट्रक्चर करने के लिए, मतलब जो कंटेंट है आपका उसको स्ट्रक्चर करने के लिए मीनिंग के बेसिस पे रेदर देन एप्रियंसेस। ठीक है, ये आपको एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करती है, ये हेल्प करती है आपको ये इंश्योर करने में कि जो HTML टैग्स है वो आपके कंटेंट की मीनिंग को एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर रहे हो। जैसे H1 में क्या होगा,
आपने कोड पढ़ा, H1 आपने लिखा, H2 लिखा, मतलब हेडिंग 1 हेडिंग 2 पैराग्राफ आपने लिखा और H7 लिखा, तो आपका सिस्टम कैसे समझेगा कि भाई इतना कुछ लिखा है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, थीम क्या है इस पूरे डॉक्यूमेंट का, तो वो H1 है। बहुत सीधी सी बात है। और फूटर है, हेडर है, बहुत सी चीजें, तो उन सब से रिलेटेड, जैसे आपका मैं बोलूँ फूटर हो गया आपका, हेडर हो गया आपका, सेक्शन होता है, ये टैग जब मैं आगे बताऊंगा तो और बेहतर समझ में आएगा। जो आपका नेव बार होता है, जो टॉप पे होता है, जैसे लिखा रहता है होम, सर्च, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आप जब भी कुछ सर्च करोगे ना गूगल पे, तो वो नेव बार के अकॉर्डिंग आपका सर्च इंजन सर्च ही नहीं करेगा, बिल्कुल सर्च नहीं करना उसने नेव बार के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसको पता है नेव बार में क्या होगा, नेविगेशन करने की चीजें होंगी, होम पे जाना है, मेन पेज पे जाना है, फोल्डर पे जाना है, जहाँ कहीं भी जाना है, ये सब होगा उसमें। और मतलब इसका इसीलिए यूज होता है कि ये मीनिंग कन्वे कर सके अपीयरेंसेस से हट के। अगर आप कोई यूज कर रहे हो, एक टैग होता है आपका मेन, अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, इसका यूज किया जाता है जो सेंट्रल कंटेंट आपका होता है डॉक्यूमेंट में, उसको दिखाने के लिए कि ये सेंटर है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मेन कंटेंट है मेरा। आप वेबसाइट खोलते हो, देखते हो साइड में कोई एडवर्टाइजमेंट आती रहती है, तो उसको आप थोड़े ही मेन में डाल दोगे, मेन में डालोगे जो वेबसाइट की एक्चुअल चीजें हैं, उसके लिए आप यूज कर सकते हो, लाइक आर्टिकल का यूज कर सकते हो, ये इंडिपेंडेंट सेल्फ जो कंटेंट कंटेंट होते हैं कंटेनर में, उसके लिए यूज करा जाता है, सेक्शन का यूज कर सकते हो, सेक्शन का यूज किया जाता है जितने भी आपके कंटेंट हैं उन सबको एक साथ ग्रुप कर लो आप, उसके मतलब उसके रिगार्डिंग, ये कहीं लिखा है, ठीक है, कहीं ए लिखा है, एंकर टैग लिखा है, एचरेफ जिसको आप बोलते हो, मतलब इसमें एक होता है एचरेफ, मतलब HREF करके होता है जिससे लिंक आप एसोसिएट करते हो, तो फिर आपको वेबसाइट को कैसे पता चलेगा कि ये लिंक है, ऐसा है, तो वो सारी की सारी चीजें आपकी सिमेंटिक के द्वारा होती है। आपकी जो स्ट्रक्चर है, जो आपके HTML की स्ट्रक्चर है, कंटेंट के बेसिस पे, आई मीन से जो भी कंटेंट है उसको मीनिंग के बेसिस पे दिखाता है, रेदर देन अपीयरेंसेस, दैट्स इट। ऐसा समझ लो सेमेंटिक टैग्स कई सारे, नेव हो गया, हेडिंग हो गया, फुटर हो गया, वो बस एक्सेसिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है कि आपकी सर्च इंजन बेहतर समझ सके आपके डॉक्यूमेंट को। कुछ और पूछना है किसी ने? ओके। इंट्रोडक्शन टू HTML, ठीक है, HTML से इंट्रोडक्शन। HTML क्या है? वेब की एक लैंग्वेज है। HTML का फुल फॉर्म हो गया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको फाउंडेशन लैंग्वेज बोला जाता है, बिल्कुल फाउंडेशन, जब आप घर बनाते हो तो एक फाउंडेशन तैयार करते हो, ये वही है। हम ह्यूमन से, हमारा फाउंडेशन क्या है? हमारा एस्केलेटन। तो किसी भी वेबसाइट का ये एस्केलेटन होता है। आपकी एक कार है सपोज कर लो, और उसकी जो इंजन्स हो गई, जो उसके अंदर कई सारी चीजें यूज होती हैं, ठीक है, वो सब HTML है, ठीक है। जब आप कार के ऊपर लेयर चढ़ाते हो ना, कि कार रेड दिखेगी, उसको कैसा दिखेगा, उसको आप पेंट वगैरह कर देते हो, तो वो आपका हो जाता है CSS, कैसा दिखना चाहिए उसके रिगार्डिंग। फिर बात आती है कार को फंक्शनल बनाने की, कि मैं जब गियर दबाऊं तो ये होना चाहिए, एक्सीलेटर दबाऊं तो ये होना चाहिए, लाइट ऑन करूं तो ये होना चाहिए। इससे डील करता है जावा स्क्रिप्ट, वो आगे देखेंगे। और जावा स्क्रिप्ट बहुत छोटा सा बताया गया है आपके लेक्चर में, तो डोंट वरी अगर आपको पता नहीं है तो। बाय द वे मैं बता दूं, HTML जो था ना, उसको 1989 में आपके जो टिम बर्नर्स ली थे, ठीक है, टिम बर्नर्स कौन, ली भाई साहब, इन्होंने लाया था, ठीक है, कहाँ पे, सेरा पे, मतलब क्रिएट करा था इन्होंने। सेरा, सेरा क्या है, सेरा नहीं बोल सकते भाई, सर बोलेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ये क्या है, रिसर्च सेंटर है यूरोप का पूरे, ये एन है, कर्न जो भी बोल लो, तो ये रिसर्च सेंटर है पूरे यूरोप का, कि यहीं पे सब कुछ रिसर्च होता है, और उन्होंने इस लैंग्वेज को लाया था एक तरीके के तौर पे कि कंटेंट को इंटरनेट पे आप दिखाओगे कैसे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये कैसे चल रहा है, सारी की सारी चीजें। अब बारी है कि HTML इतना इंपॉर्टेंट है क्यों। तो जो आपकी HTML है वो सबसे पहले तो फाउंडेशन लैंग्वेज है, ये तो आपको मैंने बताई दी। सपोज कर लो फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया, एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आपको रेसिपी लिखनी है एक पेपर पे किसी डिश की, ठीक है, तो बिना किसी फॉर्मेटिंग के टेक्स्ट जो आपकी होगी वो कंफ्यूजिंग दिख सकती है अगर आप उसको फॉर्मेटिंग नहीं करोगे तो। अगर आप अपने टाइटल को बोल्ड कर देते हो और उसकी जो इंग्रेडिएंट्स होती है उसको आप सेपरेट कर देते हो, स्टेप जो आपकी होती है, जो मतलब क्या स्टेप होगा, बुलेट पॉइंट उसमें अब आप ऐड कर दो,
रेसिपी बहुत इजी बन जाएगी रीड करना। आप ऐसे लिख देते तो थोड़ा कंफ्यूजन सपोज कर लो हो सकता था। तो HTML जो था ना वो एग्जैक्टली बोल सकते हो वेबसाइट के लिए था ही नहीं। ये एक स्ट्रक्चर कंटेंट है ताकि वेबसाइट डिस्प्ले कर सके एक ऑर्गेनाइज वे में चीजों को। डेट्स इट, बात खत्म। बहुत सीधी सी बात है। HTML क्या, वही फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट। यहाँ पे देखो हाइपर टेक्स्ट का क्या मतलब है। तो हाइपर टेक्स्ट का मतलब है कि जब भी इसमें क्या होगा कि इसमें फंक्शनैलिटी होगी, एक लिंक होगा। उस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो वो तुमको किसी और डॉक्यूमेंट पे ले जाएगा। इसका सीधा सा मतलब यही होता है। आप जाते हो, आप बाय नाउ पे क्लिक करते हो तो कोई दूसरा टैब खुल जाता है किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे। तो वो कैसे हो रहा है, वो हाइपर टेक्स्ट के कारण हो रहा है। बहुत सीधी सी बात है, ठीक है। मार्कअप तो समझ ही गए, स्ट्रक्चर वगैरह से रिलेटेड है। तो वही दिया गया, टिम बर्नर्स ली ने बनाया था यहाँ पे, ठीक है, 1989 में। और ये जो आपका है, ये जनरली जो है ना आपका, ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट HTML बन गया, सीधा सीधा आप आए बना दिए। इंस्पिरेशन लिया गया था, एक और टेक्नोलॉजी थी HTML। मतलब HTML से पहले एक और टेक्नोलॉजी थी ये, जिसको डिजाइन किया गया था स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट को मतलब आई मीन से क्रिएट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट को। और फिर जो आपका HTML आया वो ब्राउजर इंटरनेट वगैरह से मतलब वहां पे डॉक्यूमेंट वगैरह को बिल्ड करने के लिए उसका यूज करा गया। तो वही है HTML, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। ये HTML से पहले वाली टेक्नोलॉजी थी, ठीक है। वैरी फॉर गिविंग लूज वैलिडिटी चेक्स। तो ये HTML वाज मेड फॉर ब्राउजर इंटरप्रिटेशन बेस्ट डिफॉल्ट, ये सब तो मैंने बता ही दिया। अब यहाँ एक एग्जांपल आया HTML का, HTML डॉक्यूमेंट का। इसमें क्या क्या होगा, तो इसमें टैग होगा जो कि ब्राउजर को बोलेगा कि कैसे दिखाना कैसे टेक्स्ट को, ठीक है। सबसे पहले बेसिक ये HTML स्ट्रक्चर मैं एक्सप्लेन करूँ। ये डॉक टाइप HTML आप यहाँ लिखते हो कि ब्राउजर, इसका क्या काम है, ये ब्राउजर को बताएगा कि हम HTML5 यूज कर रहे हैं। डॉक टाइप HTML, ये डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो HTML है, हम HTML5 यूज कर रहे हैं। फिर ये आया HTML का टैग। तो ये आपका रूट एलिमेंट होता है वेब पेज का। मतलब सबसे ऊपर, मतलब इसके अंदर सब अब आएंगे, ये रूट है। ये सबको रैप अप कर लेगा अपने अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आपकी टाइटल आ सकती थी, यहाँ पे आपकी मतलब बाय द वे यहाँ पे पहले बॉडी आ गई। मतलब उस मतलब जो आपकी वेबसाइट होगी, जो उसका यहाँ पे जो HTML होगा, जो आपका रूट एलिमेंट होगा, उसकी मेन बॉडी क्या होगी, मेन कंटेंट क्या होगा पेज का, वो सब आप बॉडी में लिखते हो, ठीक है। बहुत सीधी सी बात है। बॉडी में आप सपोज कर लो आपने लिखा है वेलकम टू माय पेज, ये मैं यहाँ ये प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ। तो एक्सेट्रा वही सारी की सारी चीजें बॉडी में। अब H1 आपका वही हेडिंग, जो कि आपका एक लार्जर टेक्स्ट में दिखेगा, ये बड़ा दिखेगा इसके रिगार्डिंग। पैराग्राफ आपका छोटा दिखेगा। मैं ये कोड वगैरह करके भी थोड़ा बहुत आपको एग्जांपल दे दूंगा, सो डोंट वरी। अब बारी आई किसकी, टैग्स की। तो आपकी जो हर एक टैग होती है उसकी एक ओपनिंग साइड होती है, एक क्लोजिंग साइड होती है। ओपनिंग साइड कुछ ऐसी होती है, ऐसे टैग, ठीक है, बीच में कोई कंटेंट ऐसे। और ये आपका क्या हो गया, क्लोजिंग साइड हो गया, एंड से ये आपका क्लोजिंग साइड हो गया उस टैग का। लेकिन एक एक्सेप्शन भी है, कुछ टैग आपकी सेल्फ क्लोजिंग होती है, जैसे कि आपकी इमेज टैग हो गई, सेल्फ क्लोजिंग है। BR टैग हो गई, सेल्फ क्लोजिंग है, ठीक है जी। तो यही सब था। रिप्रेजेंट बाय यूजिंग एंगल ब्रैकेट, इसको एंगल ब्रैकेट बोलते हैं। क्लोज टैग विथ, आप ऐसे करके टैग को क्लोज करते हो। लोकेशन स्पेसिफिक डॉक टाइप इज ओनली द हेड ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। केस इनसेंसिटिव नेस्टिंग, हाँ। नेस्टिंग का क्या मतलब है, यहाँ आपने H1 लिखा ना, एच सब, एच छोड़ो। कभी कभी जब आप वेबसाइट पे जाते हो तो आपने क्या देखा होगा कि कोई पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के कुछ वर्ड्स हाईलाइट करके लिखे गए। जनरल है, देखो यहाँ, यहाँ देख लो। सपोज कर लो ये आपका एक पैराग्राफ है और इसमें एक वर्ड आ रहा था ये डॉक टाइप, इसको किसी और कलर में आपने लिखा। तो कैसे लिखोगे, सपोज कर लो इसमें कोई वर्ड होता माय, मैं बोल रहा हूँ डॉक टाइप, ठीक है, H1 मैं P के अंदर ही बोलता हूँ। अब मेरी मर्जी है कि मैं इसको हाईलाइट कर दूं रेड में। तो क्या करेंगे, अगर हम रेड देते हैं, P को ही रेड कर देते हैं, तो ये दोनों रेड हो जाएगा। मैंने बोला सिर्फ इसको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नेस्टेड, आई मीन टू से यहाँ पे आप नेस्टेड टैग्स का यूज कर सकते हो। एक टैग है, उसके अंदर एक और टैग आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप स्पैन ले सकते हो, स्पैन एक टैग है फिर, ठीक है।
ये आपका यहाँ पे स्पैन दे सकते हो इस टैग को। स्पैन दोगे तो स्पैन में कोई क्लास दोगे, क्लास से आप इसको कलर कर दोगे। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि नेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होती क्या है। वैलिड सिंटैक्स है, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे आपका em करके एक टैग है, ठीक है, उसके अंदर हेलो लिखा है। हेलो को फिर एक और टैग, इस टैग के अंदर एक टैग और यूज किया गया है, ठीक है। और हेलो को कैसे लिखा गया, स्ट्रॉन्ग वाले टैग के अंदर। ये आपका एक वैलिड सिंटैक्स है, टैग के अंदर टैग चलेगा। हेलो आपका ऐसा दिखेगा। यहाँ आप बोल्ड लिख सकते थे, यहाँ आप इटैलिक लिख सकते थे। ये टैग के टाइप्स हैं, या फिर आप टैग नहीं लिखना चाहते तो आप स्पैन का यूज कर सकते थे। वो मतलब स्पैन अब तक तो लेक्चर में यूज नहीं हुआ है, आगे यूज होगा, बिल्कुल आगे यूज होना है ये स्पैन को, तो वो मैं दिखा दूंगा। तो एक चीज आप बहुत क्लियर कर लो, मैं बोलूँ आपको सिमेंटिक टैग्स के रिलेटेड। तो जो आपका हेडर था, अरे भाई, तो जो आपका हेडर था, नैव था, नैव बार जिसे रिप्रेजेंट करते हो आप, फूटर था, आर्टिकल था, ठीक है, और हेडिंग जो H1 वगैरह था, वो सब जो भी था हेडिंग टाइप्स, वो सब आपका क्या होता है, वो सब आपके होता है सिमेंटिक्स। लेकिन अब हम और भी टैग्स को पढ़ेंगे, जैसे div टैग आपका एक होता है, एक होता है स्पेन टैग। ये सब नॉन सिमेंटिक्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर्च इंजन को इससे, ये कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा आपके वेबसाइट को मतलब ब्राउजर पे रिप्रेजेंट करने में, बट ये डाल सकता है आपका। तो आपको पता चल गया होगा सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक में एक्चुअली डिफरेंस है क्या। ठीक है जी, यहाँ देखो आप, स्ट्रॉन्ग के अंदर हेलो दिखाया गया तो कुछ ऐसा दिख रहा है, और ये आपका बी टैग यहाँ पे जनरली यूज करा गया है। ऑल राइट, नेस्टेड तो हो गया आपका। इनकरेक्ट नेस्टिंग और करेक्ट नेस्टिंग आपकी क्या हो सकती है, तो जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। अच्छा, ये आपकी यहाँ पे आ गई आउटपुट क्या है, हेलो। इनवैलिड आपका ये हो गया, em स्ट्रॉन्ग हेलो, ठीक है। अच्छा, ये आपका इनवैलिड हो गया। ये मैं से छूट गया बताना, देखो ये em टैग है, और ये भी, तो ये पेरेंट टैग हुआ। अब इसके अंदर जो भी आएगा वो इसके अंदर आएगा। स्ट्रॉन्ग आया तो ये इसके अंदर आया, तो जब क्लोज करेंगे ना तो em सबसे आउटर होगा इसको क्लोज करने में, और स्ट्रॉन्ग उसके अंदर वाला। तो यहाँ पे वही गलत था। यहाँ क्या करा, em ठीक है, स्ट्रॉन्ग भी ठीक है, यहाँ em को पहले क्लोज कर दिया। कैसे भाई, em तो पेरेंट है ना, em इन सबको रैप करना होता है em को, वो तो यहाँ हो नहीं सका, तो ये आपका गलत हो गया। और ये भी अब आपका गलत हो गया, यहाँ से em स्ट्रॉन्ग को आपने ओपन कर दिया, स्ट्रॉन्ग का जो एक क्लोजिंग वाला पार्ट है ये कौन लिखेगा, तो आपने लिखा नहीं, और ये भी गलत है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ऑल राइट, आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो HTML1 जो थी, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर जो वेब पेज का होता है उससे रिलेटेड बात करा गया था। फिर HTML2 आया, उसमें जो आपकी अर्ली HTML थी ना, HTML1, उसको ज्यादा स्टैंडर्डाइज करा गया। HTML क्या हो गया आपका, 2 हो गया, ठीक है, अप्रोक्स 1995 के अकॉर्डिंग। फिर आपकी आती है HTML 3.2। HTML यहाँ सिर्फ 3 लिखा है, बट ऑफिशियल उसके वर्जन का क्या था, सो 3.2 था। तो इसमें क्या था, इसमें टेबल्स ऐड करे गए। जो आप टेबल देखते हो ना वेबसाइट वगैरह पे, वो इसी में ऐड करा गया था, स्क्रिप्टिंग ऐड करी गई। उसी तरह से फिर धीरे धीरे आपने डेवलप कर, मतलब आप डेवलप करते गए। फिर एट लास्ट HTML5 में क्या आया, तो HTML5 में आपके कुछ टैग्स आए, जैसे ऑडियो टैग हो गया, वीडियो टैग हो गया, मतलब मल्टीमीडिया सपोर्ट उसमें ऐड करा गया। तो बस यही HTML5 में। क्योंकि HTML5 से पहले मैं एक फैक्ट बताऊं तो आपको, HTML5 आने से पहले जो आपकी वेबसाइट थी, वो फ्लैश का यूज करती थी एनिमेशन और वीडियो को दिखाने के लिए, और वो बहुत स्लो था, बहुत ज्यादा स्टैंडर्डाइज्ड नहीं था। उसको HTML5 आया तो उन फ्लैशेस वगैरह को उससे रिप्लेस कर दिया गया, और वेबसाइट को ज्यादा फास्टर, बहुत ज्यादा सिक्योर आपने बना दिया। ऑल राइट, तो जो आज की आपकी HTML है, एलिमेंट की कुछ टाइप्स दे रखी हैं। सबसे पहला है ब्लॉक एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट, लॉजिकल एलिमेंट, मीडिया। अब आप बोलोगे अब ये सब क्या होता है, तो जो आपका होता है, आपने इसे किसी लाइन में, फॉर एग्जांपल मैं देखो, ये जो आपका है ना, ये सपोज करो ये ब्लॉक एलिमेंट, अब ये आपने इससे लिखा तो बाकी का जो लाइन है ना, वहां सिर्फ एक लाइन में अब ये अकेला ही रहेगा, ठीक है। स्पेन आपका इन लाइन होता है। सपोज कर लो आपने इसको अगर यहाँ पे डिव लगा दिया आपने इसको, तो अब ये पूरा,
और जो आपका ये इनलाइन होता है वो मतलब एसपेन एसपेन एक टैग होता है, इनलाइन होता है। अगर आपने एसपेन लिख भी दिया तो कोई इम्पैक्ट इसमें नहीं पड़ना। लॉजिकल एलिमेंट्स HTML5 में जैसे कि नैव हो गया, फुटर हो गया, इसका क्या मतलब होता है। सिमेंटिक टैग्स है, ये बता, मीडिया, ऑडियो वीडियो से रिलेटेड। ठीक है। पहले सिर्फ रिप्रेजेंटेशन था, एनिमेशन वगैरह आया तो सिर्फ आप फ्लैश दिखा रहे हो, बट क्या उससे थोड़ी कुछ कॉन्वे हो रहा है। तो ऑडियो वीडियो टैग्स आपके आगे। रिमूव प्रेजेंटेशन ओनली टैग्स एज सेंटर फॉन्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।